नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएससीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नक्सली सेक्शन कमांडर विश्वनाथ बोदरा नकटी में हथियार के साथ गिरफ्तार। एक पिस्टल, 5 जिंदा गोलियां, मोबाइल व टैब हुए बरामद। पकड़ाए नक्सली की निशानदेही पर मिले 6 आईईडी बम। पश्चिम सिंहभूम पुलिस ने गुप्त सूचना पर नकटी में की छापामारी। 2012 से सक्रिय नक्सली कई वारदातों में है वांछित। आदित्यपुर क्षेत्र में स्क्रैप कारोबारी देवुदास की गोली मारकर हत्या। अपराधियों ने पीठ में मारी गोली, चाकू से भी किया वार। हत्याकांड से औद्योगिक क्षेत्र में दहशत का माहौल। हमले के बाद भागे अपराधी। घायल देवू ने टीएमएच अस्पताल ले जाते समय तोड़ा दम। मृतक देवुदास का भी है पुराना आपराधिक इतिहास। और जमींदाता रैयत ने रोका चांडिल के बनराज स्टील का रास्ता जाम से फंसे कंपनी के कोयला लदे वाहन। रैयत ने कंपनी प्रबंधन पर लगाया वायदा खिलाफी का आरोप। समर्थन में आई पंचग्राम विस्थापित व प्रभावित समिति। कंपनी के खिलाफ 1 अप्रैल से आंदोलन की दी चेतावनी। आइए बात करते हैं चक्रधरपुर के कराईकेला से वांछित नक्सली विश्वनाथ बोदरा की हुई गिरफ्तारी की। पश्चिम सिंहभूम के चक्रधरपुर अनुमंडल अंतर्गत कराईकेला थाना क्षेत्र के नकटी बाजार में पुलिस ने छापामारी कर भाकपा माओवादी के सक्रिय सदस्य सह सेक्शन कमांडर विश्वनाथ बोदरा को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। सहायक पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस को मिली इस सफलता की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि माओवादी विश्वनाथ बोदरा नकटी बाजार में घूम रहा है। इसके बाद पुलिस ने बाजार में छापामारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से एक पिस्टल, 5 जिंदा गोलियां, मोबाइल व टैबलेट बरामद हुए हैं। पुलिस ने उससे पूछताछ के बाद उसकी निशानदेही पर टेबो थाना अंतर्गत हलमद एवं रेगुतो के जंगलों में छिपा कर रखे गए 6 आईईडी बम भी बरामद किए, जिन्हें बाद में नष्ट कर दिया गया। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार माओवादी विश्वनाथ बोदरा वर्ष 2012 से संगठन में है तथा वर्तमान में सेक्शन कमांडर के पद पर है। गिरफ्तार नक्सली ने भाकपा माओवादी संगठन के शीर्ष कमांडर प्रसाद जी, जीवन कंडोलना, मोछू, अजय महतो, कांडे, सुरेश मुंडा के दस्ते के साथ गुदड़ी, कोल्हान, पोड़ाहाट, बुंडू, चांडिल जैसे क्षेत्रों में सक्रिय रहकर कई वारदातों में शामिल रहने की बात स्वीकार की है। वो कई मामलों में वांछित भी है। कराईकेला थाना अंतर्गत नकटी बाजार में घूम रहे हैं, जिसके आसूचना के सत्यापन के लिए छापामारी दल का गठन किया गया और तुरंत कार्रवाई की गई। उस कार्रवाई के अंतर्गत नकटी बाजार से एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया, जिसके पास से एक पिस्टल, 9mm पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस, एक टॉर्च और एक टैबलेट बरामद हुआ। पूछताछ करने पर उस व्यक्ति ने अपना नाम विश्वनाथ बताया, जो कि माओवादी संगठन, जो कि प्रतिबंधित ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक सक्रिय सदस्य है। उसको तुरंत हिरासत में लेकर उसको थाने लाके उसके विरुद्ध एक कांड दर्ज किया गया आर्म्स एक्ट के अंतर्गत। जब पूछताछ करी गई पुलिस ने, कराईकेला थाने के द्वारा जब पूछताछ की गई तो पूछताछ के क्रम में उसने बताया कि उसकी जो टीम है जो कोल्हान में प्रेजेंटली मौजूद है, उसके द्वारा उसको कुछ आईडी छुपा कर रखने के लिए पोड़ाहाट के एरिया में दी गई थी। और उसने बताया कि उसने कुछ आईडी वहाँ छुपा के रखी हुई है, जिन्हें पुलिस के द्वारा वो बरामद करवा सके। और बॉम्ब डिस्पोजल टीम की दस्ते के साथ ये टीम टेबो थाने के अंतर्गत पहुंची, जहां पे हलमद वाले एरिया में, हलमद और रोंगटो के जंगलों से जब इसकी निशानदेही पर जब सीआरपीएफ और हमारी सिविल पुलिस ने सर्च किया, तो सर्चिंग के दौरान हमें एक गड्ढे से इसने कुछ आईडी बरामद करवाई। उन आईडी में हमें कुल मिला के 6 आईडी मिली, जिसमें से 3 kg की 3 आईडी, 2 kg की 2 आईडी और 1 kg की 1 आईडी हमें बरामद हुई है। आईडी के साथ साथ एक कॉर्डेक्स वायर भी मिला है, जिसमें कॉर्डेक्स वायर के हमें 9 बंडल प्राप्त हुए। कॉर्डेक्स वायर एक्चुअली ये आईडी को विस्फोट करने के लिए भी यूज में लाया जाता है। तो कुल मिलाकर हमें पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। ये जो आईडी जो इन्होंने छुपा के रखी गई थी, ये पुलिस को क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से इन लोगों ने पोड़ाहाट के जंगलों में छुपा के रखी गई थी, जिससे समय आने पर पुलिस के विरुद्ध काम में लिया जा सकता है। तो इस व्यक्ति जो जिसका नाम विश्वनाथ है, विश्वनाथ से जो पूछताछ की तो इसने बताया कि एक माओवादी संगठन का सक्रिय सदस्य और इससे पहले जीवन कंडोला, जो कि पोड़ाहाट एरिया का जोनल कमांडर था, उसके ग्रुप का हिस्सा था। उसके सरेंडर होने के बाद ये सुरेश मुंडा के जो अभी सरेंडर कर चुका, उसके दस्ते में भी कई दिन तक इसने काम किया। उनके सरेंडर होने के बाद ये विश्वनाथ जो है कोल्हान वाले एरिया में चला गया था, जहाँ पे इसे अभी
पोड़ाहाट इसलिए भेजा गया था ताकि पोड़ाहाट में रह के ये पुलिस की गतिविधियों पर नजर रख सके तथा आने वाले समय में जो इनका दस्ता आने वाला है उसको ये हेल्प प्रोवाइड कर सके। इस चक्कर में यहाँ रह के ये पुलिस की गतिविधियों पर नजर रखने का काम करना था। उसी नजर रखने के क्रम में पुलिस को जब सूचना प्राप्त हुई तो उसके क्रम में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया और जो इन्होंने आईडी छुपा कर रखी हुई थी उनको बरामद किया। बात करते हैं जमीनदाता द्वारा चांडिल के वनराज स्टील्स का रास्ता रोके जाने की। सरायकेला जिले के चांडिल स्थित वनराज स्टील्स द्वारा वायदे के बाद भी रोजगार नहीं दिए जाने के विरोध में एक ग्रामीण ने गुरुवार को कंपनी का रास्ता रोक दिया। ग्रामीण का आरोप है कि कंपनी ने वायदा करने के बाद भी उन्हें अब तक नौकरी नहीं दी है, जिसके कारण उसे सब परिवार कंपनी का रोड बंद करना पड़ा है। बताते चले कि चांडिल स्थित वनराज स्टील्स कंपनी की ओर से कंपनी के जमींदाताओं एवं प्रभावितों को रोजगार मुहैया कराने का वायदा किया गया था। कंपनी ने इसके लिए कई ग्रामीणों का इंटरव्यू भी कराया, लेकिन अब तक कंपनी प्रबंधन ने उन्हें रोजगार या नौकरी नहीं दी है। इससे नाराज रैयत समीर सिंह सरदार ने गुरुवार सुबह NH 33 से वनराज स्टील्स जाने वाली सड़क को जाम कर रास्ता रोक दिया। समीर ने बताया कि उसकी रैयती जमीन से होकर ही मालवाहक वाहन वनराज स्टील्स और बिहार स्पंज आयरन कंपनी को जाते हैं, लेकिन आज तक उसके परिवार को नौकरी या रोजगार नहीं मिला है। उन्हें सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है। उसने बताया कि कंपनी प्रबंधन ने कई लोगों का इंटरव्यू भी लिया, लेकिन उन्हें प्रबंधन की ओर से नौकरी देने की कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई, जिससे उसने सपरिवार सड़क जाम करने का निर्णय लिया। हम लोग को जमीन दिया है बेसमेंट को, अभी तक हम लोग को ज्वाइन नहीं हुआ है। इंटरव्यू तक लिया है हम लोग का, यही हम लोग का कहना है। सब परिवार लेके हम लोग को रोड में आ गया है। हम लोग को जगह में जो आया है, हम लोग को चाहते हैं कि हम लोग को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। हम लोग बात कुछ नहीं किया हम लोग से। वो लोग से चाहता कि हम लोग को आज होगा कल होगा तो बोल के हमको कर दिया। तो इस तरह को डर दिया था कि लेटर आपको मिलेगा, तब तो मिला नहीं हम लोग लेटर। आज 24 तारीख हो गया, इसलिए हम लोग का रोड में आना पड़ा हम लोग की जगह में। यही बात है सर। हम लोग का परिवार में जो 6 आदमी है, 7 तो हम लोग को नौकरी है। उधर सड़क जाम होने से कंपनी के कोयला लदे वाहन रास्ते में फंस गए हैं। पंचग्राम विस्थापित एवं प्रभावित समिति ने भी ग्रामीण के आंदोलन को समर्थन की घोषणा की है। समिति के सचिव आशुतोष बेसरा ने बताया कि डीसी की मौजूदगी में हुई त्रिपक्षीय वार्ता में 11 सूत्री मांगों पर लिखित समझौता हुआ था, लेकिन कंपनी उसका खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन कर रही है। उन्होंने वनराज स्टील्स को अल्टीमेटम दिया है कि 1 अप्रैल तक कंपनी प्रबंधन समझौते पर अमल नहीं करता है तो पंचग्राम विस्थापित एवं प्रभावित समिति उसके बाद फिर आंदोलन को बाध्य होगी। ये 2 मार्च को हम लोगों का एक उच्च स्तरीय बैठक उपायुक्त कार्यालय में हुआ था। उसके मुताबिक ये था कि 11 मुद्दों पर हम लोग का सहमति बना था, जिसमें नौकरी जो था मेन मुद्दा था। वो नौकरी इंटरव्यू होने के बाद भी अभी तक बहुत लोगों को बाकी है। इन्होंने कई बार प्रबंधन से इन पर गुहार लगाया, लेकिन प्रबंधन इस पर किसी तरह का कोई सकारात्मक पहल नहीं कर रही, जिसका रिएक्शन में लोग अपने अपने जमीन को कब्जा में लेकर पुनः नौकरी का मांग कर रहा है लोग। और ये हमेशा से वादा खिलाफी कर रहा है। एक उच्च स्तरीय बैठक की कभी अगर प्रबंधन अनुपालन नहीं करेगी तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आने वाला दिन पे ये ग्रामीण लोगों के साथ मिल करके हम लोग बृहद पैमाने पर एक बैठक ही करेंगे। और इनका जो समस्या है वादा खिलाफी का हमेशा से रहा, चाहे अनुमंडल का में वार्ता का में हो या ग्रामीण स्तर पर किया रहे हो जो किए हैं उस पर, या तो डीसी वाला में जो हुआ उस पर भी इन्होंने सब समय वादा खिलाफी किया। अब इनका ये है कि ये प्लांट ऑपरेशन पर आ गया है। पोल्यूशन का बहुत दयनीय स्थिति है, यहाँ पर बहुत बृहद पैमाने पर पोल्यूशन किया जा रहा है। यहाँ कंट्रोल करने के लिए बोला जा रहा है, अभी तक उस पर किसी तरह का सुनवाई नहीं हो रहा है। इनका रोड रास्ता देख लीजिए आप, चलने लायक नहीं है। सामने DMPS स्कूल है, बच्चे लोग यहाँ आते जाते हैं, कभी भी कोई बड़ा दुर्घटना हो सकता है। ये बिना बोले इनको कर लेना चाहिए नैतिक जिम्मेवारी के आधार पर, लेकिन कंपनी प्रबंधन खाली अपना निजी जो लाभ है उसी को देख रहा है। जो हमारा हित का बात हो, चाहे नौकरी का हो, रोजगार का हो, इस पर किसी तरह का कोई बात नहीं कर रही है। आइए बात करते हैं पुलिस वालों के दुर्व्यवहार से आहत महिला के SSP से गुहार लगाने की। जमशेदपुर में बेटे बहू की मारपीट व प्रताड़ना की शिकायत लेकर थाना पहुंचे दंपत्ति के साथ गोलमुरी थाना के पुलिसकर्मी भी दुर्व्यवहार करने से नहीं चूके। पीड़ित दंपत्ति ने गुरुवार को SSP कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई और दोषी 2 पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग भी की। गोलमुरी थाना क्षेत्र की निवासी यशोदा दे व उनके पति गोपाल दे अपने बड़े बेटे के खिलाफ गोलमुरी थाना में शिकायत लेकर पहुंचे थे, लेकिन वहां थाना के 2 पुलिसकर्मियों ने उनकी फरियाद सुनने की जगह उन्हें ही भला बुरा कहना व भद्दी गालियां देना शुरू कर दिया।
यही नहीं, उन्हें शाम 7 बजे से रात 12 बजे तक थाने में बैठाए रखा। में सत्यम संजीवनी ट्रस्ट की अध्यक्ष कंचन सिंह के पहुंचने पर उन्हें घर जाने दिया गया। गुरुवार को सत्यम संजीवन ट्रस्ट के अध्यक्ष कंचन सिंह व पीड़ित परिवार के लोगों ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर इस संबंध में लिखित शिकायत करते हुए न्याय की गुहार लगाई। जैसे कि मेरा बेटा घर पे मेरा पति मेरा बेटा और मेरे साथ में मारपीट किया था 22 तारीख को। शाम को गए 7:30 बजे थाना गए तो थाना में बैठा कर रख दिए। बोले कि बड़ा बाबू अभी निकले हैं, आएंगे। बैठा के 1-2 घंटे तक बैठे। उसके बाद में बड़ा बाबू आया। बड़ा बाबू आने के बाद में ऐसे मतलब पता नहीं क्या पूछा नहीं पूछा बड़ा बाबू से। फिर बड़ा बाबू बोले कि अच्छे से पूछताछ कर लो कि आपस में समझौता करेंगे कि नहीं करेंगे। तो हम बोले कि नहीं, हम समझौता नहीं करेंगे, हम इसको जेल घुसाना चाहते हैं। तो बोल रहे हैं कि मैडम आपका बेटा है, क्यों घुसा रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, आप तो माँ है। उसके बाद में हम बोले हाँ ठीक है, 2 बार 3 बार इसका हो गया है, तभी हम माफ़ नहीं कर सकते हैं। तो बोल रहे हैं कि आप ही का में गलती है, आप ही गलत किए हुए हैं। इसीलिए बोलो, एक पुलिस वाला बोल रहे हैं कि आप बजरंग नगर पहाड़ी में पेट्रोलिंग में जाते हैं, आपका पूरा रिकॉर्ड हम निकाले हैं, आपका पति का निकाले, आपका बेटा का निकाले हैं, आप किस तरह की महिला है मुझे पूरा अच्छा तरह से पता है। तो मैं उससे बोली कि मैं किस तरह की महिला हूँ, क्या आप मेरे बारे जानते हो, क्या बताना चाहते हो, बताओ मुझे। तो बोल रहे हैं कि हाँ बहुत तुम बढ़ चढ़ के बोल रही हो। उसके बाद में बोल रहे हैं कि अरे बोले कि 18 तारीख मतलब जैसे कि उसके बाद बोले कि देखिए ऐसा बात मत करिए, आप जो मुसीबत में रहे तभी तो हम आए हुए ना आपके पास में। तो बोल रहे हैं कि हाँ बहुत देख लें आपके जैसे महिला, आप खुद ठीक नहीं है, बेटा बहू को देखना नहीं चाहते हैं। और अभी यहाँ पर केस लेके आ रहे। एक उसमें बैठा हुआ था मुंशी, टोपी वोपी पहन के, वो इतना गंदा गंदा गाली दे रहे हैं। बोलता दहेज बेटा का खाया तुम लिया। खटने वाली झाड़ू पोछा करने वाली लेडीज हम हैं, दिन भर काम करते, शाम को घर जाते हैं। और अभी इतना बड़ा मुसीबत मेरे ऊपर पड़ा, मेरा बेटा बहू मेरे को मार रहा। हम गए तो उसमें पुलिस वाला लोगों का अलग सुनो, बेटा बहू का अलग सुनो, बेटा का मार अलग से खाओ, बहू का मार अलग से खाओ। अगर कोई इतना बड़ा दिक्कत है, हम गए उसमें से भी मेरे को ऐसा बात बोल रहा है पुलिस वाला। तो हम जाए तो जाए कहाँ, किसके पास जाए, कहाँ जाके बोले। हम लोग 22 तारीख को गए थे थाना, है ना। थाना गए थे तो हम लोग बोले सर हम लोग का जो भी शिकायत है दर्ज कीजिए। तो थाना वाला बोलता है कि तुम्हारा भाई है, और मम्मी को बोलता तुम्हारा बेटा है, तुम लोग केस वापस ले लो, है ना। तो हम लोग बोले नहीं सर हम लोग को केस करना। थाना वाला फिर गाली गलौज करने लगा अचानक से, मम्मी को इतना गंदा गंदा गाली दे रहा। हम तो ये बोल रहे हैं कि कोई भी महिला अगर थाना जाती है तो उनके साथ दुर्व्यवहार क्यों करते हैं हमारे प्रशासन। तो हम ये अपील करते हैं एसपी साहब से कि वो दोनों के ऊपर कार्रवाई की जाए। और मेरी मम्मी के साथ जो उन्होंने दुर्व्यवहार किया है, आप जो भी किया है, हमको बोलने में शर्म आ रहा है कि क्या क्या दुर्व्यवहार किया, क्या क्या गंदा गंदा गाली दिया है। हम आज तक वो सब गाली नहीं सुने हैं और दोनों पुलिसकर्मी के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। सत्यम संजीवन ट्रस्ट के अध्यक्ष कंचन सिंह ने बताया कि वे लोग गुलमुरी थाना के 2 पुलिसकर्मियों द्वारा दंपति के साथ दुर्व्यवहार किए जाने की शिकायत लेकर एसएसपी कार्यालय में पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों पुलिसकर्मियों ने पीड़ित दंपति के साथ अभद्र व्यवहार किया एवं उन्हें गालियां भी दी। उन्होंने एसएसपी से ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की। मामला ऐसा है कि ये हम लोग आज एसएसपी साहब से यहाँ मिलने आए हुए हैं कि हमारा सत्यम संजीवन ट्रस्ट का एक मेंबर है और उसके बड़े भाई जो हैं उसकी माता पिता के साथ आए दिन चंद पैसों के लिए मारपीट करते थे। तो हम लोग गुलमुरी थाना गए थे शिकायत करने के लिए कि उस लड़के को थोड़ा डरा धमका करके स्थिति को ठीक किया जाए। लेकिन वहाँ उल्टा ये देखते हैं हम लोग कि वो लोग 7:30 बजे से लेकर के रात को 12 बजे तक एक महिला को थाना में बैठाए रखा गया। अगर हमारा मेंबर सदस्य जो आकाश कुमार वो हमें फ़ोन नहीं करता तो ना जाने उन लोग रात भर उसकी माता को और पिताजी को वहाँ रखते। और वही नहीं है, मुझे आज बहुत शर्म आ रही है इस बात से कि हमारे बीच में कुछ ऐसे भी प्रशासन करता है, हमारे पुलिसकर्मी हैं जो लोग पुलिस के नाम पर, प्रशासन के नाम पर धब्बा है। हम लोग उनके संरक्षक में हैं। हमारा देश, हमारा समाज, हम लोग अगर मुसीबत में पड़ते हैं तो उनके पास जाते हैं, नहीं तो हर एक लोग उस वर्दी से भी डरता है। तो ऐसा है कि वहाँ पे इस महिला को और उसके पिताजी को, आकाश के पिताजी को यह प्रताड़ित किया जा रहा था कि आप केस को वापस लीजिए, नहीं तो हम तुम्हें उल्टा ही रेप केस में तुम्हारी बहू के फंसा देंगे। और नहीं तो इतनी गंदी गंदी अभद्र गाली जो हमारे पास हमारे फ़ोन में रिकॉर्डिंग भी है उनका,
कि वो इतनी गंदी गंदी गाली गलौज दे रहे थे इस हमारी दीदी को कि आप लोग भी खुद सुनेंगे और हमारे समाज के लोग सुनेंगे कि कुछ हमारे सिपाही, हमारे जो पुलिसकर्मी हैं, इतनी गलत भी हो सकते हैं कि एक महिला का सम्मान करने के बजाय उनको पुलिस अपने थाने में बैठा करके गाली गलौज दे रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक बात है और मैं यही नहीं कर रही हूँ, मैं एसएसपी साहब से ये शिकायत करने आई हूँ कि उन दोनों पुलिसकर्मियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। और अब बात करते हैं जादूगोड़ा की 2 छात्राओं के रोयामा कप कराटे प्रतियोगिता के लिए हुए चयन की। पश्चिम बंगाल के रानीगंज में आयोजित होने वाले ऑल इंडिया रोयामा कप कराटे टूर्नामेंट में जादूगोड़ा की 2 छात्राओं ने स्थान बनाकर जादूगोड़ा ही नहीं पूरे राज्य का गौरव बढ़ाया है। उनके प्रशिक्षक उमेश कांत गिरी ने भरोसा जताया है कि दोनों छात्राएं काफी टैलेंटेड हैं और वे प्रतियोगिता में जीत जरूर हासिल करेगी। पश्चिम बंगाल के रानीगंज में आयोजित होने जा रही ऑल इंडिया रोयामा कप कराटे प्रतियोगिता के लिए जादूगोड़ा की 2 छात्राओं का चयन हुआ है। आगामी 26 व 27 मार्च को आयोजित होने जा रही इस ऑल इंडिया रोयामा कप कराटे प्रतियोगिता के लिए चयनित छात्राएं रचना कुमारी दास व सुशीला मुर्मू जादूगोड़ा के यूसिल कॉलोनी की रहने वाली हैं। दोनों घाटशिला के कराटे प्रशिक्षक उमेश कांत गिरी से कराटे का प्रशिक्षण ले रही है। अपनी छात्राओं के चयन पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कोच उमेश कांत गिरी ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि दोनों प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करेंगी। उन्होंने कहा कि सभी लड़कियों को आत्मरक्षा के लिए कराटे सीखना चाहिए। वहीं चयनित छात्राओं ने कहा कि प्रतियोगिता में वे जीत कर लौटेंगी। हमें पूरा भरोसा है हम पर कि हम जीत के आएंगे और आप लोगों को भी हमें दुआएं दें ताकि हम लोगों को जीत के आए और हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि हम जीत के आएंगे जरूर। मुझ पर पूरा विश्वास है। हम लोग के सर जितना हम लोग को ट्रेनिंग करवा रहे हैं उस हिसाब से हमें अपने पर पूरा विश्वास है और अपने टीचर पर कि हम जरूर जीतेंगे। 2 लड़कियों का कराटे में ऑल इंडिया क्योकुशिन फुल कॉन्टैक्ट कराटे रोयामा कप जो रानीगंज में हो रही है 26-27 मार्च 2022 को, उसमें इन लोगों का सिलेक्शन हुआ है। ये काफ़ी ये गर्व का विषय है आपको जादूगोड़ा वासियों के लिए कि इसमें कराटे में 2 लड़कियां, एक है सुशीला मुर्मू और ये है रचना कुमारी दास। आइए बात करते हैं बागबेड़ा में जलापूर्ति के लिए जारी आंदोलन के बीच बढ़ी विभागीय सक्रियता की। बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना को धरातल पर उतारने के लिए बागबेड़ा महानगर विकास समिति और संपूर्ण घाघिड़ी विकास समिति द्वारा शुरू की गई आर पार की लड़ाई अब सफल होती दिखने लगी है। क्षेत्र में पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदे गए गड्ढों को भरने के रूप में बंद योजना का काम शुरू हो गया है। बागबेड़ा तथा आसपास के क्षेत्रों की पानी की समस्या को दूर करने के उद्देश्य से बनी बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना का बंद पड़ा काम पुनः शुरू कराने के लिए बागबेड़ा महानगर विकास समिति एवं संपूर्ण घाघिड़ी विकास समिति लगातार आंदोलन चला रही है। योजना में हो रही देरी व विभाग के ढुलमुल रवैये के खिलाफ व योजना जल्द से जल्द धरातल पर उतारने की मांग को लेकर 21 सदस्यीय दल जमशेदपुर से दिल्ली तक पदयात्रा कर रहा है। इसके बाद से संबंधित विभाग में भी सक्रियता दिखने लगी है। विभाग के अधीक्षण अभियंता शिशिर सोरेन के निर्देश पर कार्यपालक अभियंता अभय टोप्पो ने गुरुवार को सुमाय झोपड़ी, प्रधान टोला व जेल चौक पानी टंकी के पास स्थल निरीक्षण करते हुए पाइपलाइन बिछाने के लिए खुदे गड्ढों को भरवाने का काम शुरू कराया। वहीं बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी जलापूर्ति योजना के लिए तत्काल एक मोटर की व्यवस्था करके बागबेड़ा कॉलोनी में पानी की पर्याप्त व्यवस्था करने का आदेश भी दिया गया है। वहीं दूसरी ओर बागबेड़ा घाघिड़ी क्षेत्र के जल आंदोलनकारियों का जत्था अपनी यात्रा को जारी रखे हुए हैं। आंदोलनकारी गुरुवार दोपहर को रड़गांव पार कर देवड़ी मंदिर की ओर रवाना हो गए हैं। आइए बात करते हैं आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में स्क्रैप कारोबारी की गोली मारकर की गई हत्या की। सरायकेला के आदित्यपुर स्थित इंडिगो मोटर्स के पास गुरुवार सुबह अज्ञात अपराधियों ने बालू व स्क्रैप व्यवसायी देवव्रत गोस्वामी उर्फ देबू दास को गोली मार दी। बाद में सड़क पर लहूलुहान गिरे मिले देबू को टीएमएच ले जाया गया, लेकिन उसकी रास्ते में ही मौत हो चुकी थी। उधर आदित्यपुर पुलिस ने इस हत्याकांड की जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार बालू व स्क्रैप का व्यवसाय करने वाला देवव्रत गोस्वामी उर्फ देबू दास गुरुवार सुबह 8:15 बजे के करीब बाइक से कहीं जा रहा था। तभी सरायकेला के आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में इंडिगो मोटर्स के पास अज्ञात अपराधियों ने उस पर हमला कर दिया। अपराधी उसे 3 गोली मारकर फरार हो गए। देबू वहीं गिर गया। उधर गोली चलने की आवाज सुनकर वहां पहुंचे लोगों ने देबू को तत्काल टीएमएच भिजवाया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। दूसरी ओर फायरिंग की सूचना मिलने पर पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। आदित्यपुर थाना प्रभारी आलोक कुमार दुबे भी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे एवं मामले की छानबीन शुरू कर दी। पुलिस ने घटनास्थल से एक खोखा बरामद किया है। घटना के समय आसपास सड़क पर किसी के नहीं रहने के कारण अपराधियों के बारे में कुछ जानकारी नहीं मिल पाई है। मृत देबू दास का भी आपराधिक इतिहास रहा है और वो किसी राजनीतिक दल से भी जुड़ा हुआ था। इस मामले को गैंग वॉर से भी जोड़कर देखा जा रहा है। घटनास्थल पर पहुंचे आदित्यपुर थाना प्रभारी आलोक कुमार दुबे ने बताया कि सुबह में गम्हरिया टीचर्स ट्रेनिंग मोड़ के पास गोली चलने की सूचना मिलने पर वे पहुंचे। वहां देवुदास नामक कारोबारी को गोली मारे जाने की जानकारी मिली है। वह खुद भी अपराधी प्रवृत्ति का था। घटनास्थल से एक खोखा बरामद हुआ है। मामले की छानबीन की जा रही है। सुबह में टीचर ट्रेनिंग मोड़ के पास गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई। उसी संबंध में हम लोग जांच पड़ताल किए और यहाँ पे आए टीएमएच में, तो पता चला कि देवुदास नाम के आदमी को गोली लगी जो मर गया। ये भी अपना आपस में कारोबार करता था स्क्रैप वगैरह का। हाँ, ये पूर्व में भी अपराधी था ये भी, और सारे दिन पर हम लोग जाँच पड़ताल कर रहे हैं। ऐसा कुछ सूचना नहीं प्राप्त हो रही है, जाँच पड़ताल कर रहे हैं। वहीं मृत देबू दास के भाई अभिषेक गोस्वामी ने टीएमएच में बताया कि वो ड्यूटी में था, तभी पता चला कि भाई को गोली लगी है। रास्ते में लोग भाई को टीएमएच ले जाते दिखे तो मैं भी आ गया। यहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। अभिषेक ने बताया कि अभी पता नहीं चल पाया है कि किसने उसे गोली मारी है। देवव्रत गोस्वामी उर्फ देबू, पता चला हम ड्यूटी में थे, फोन आया कि भाई को कोई गोली मार दिया है। तो हम रास्ते में थे, तब तक मौसी का लड़का लेके आ रहा था गाड़ी में टीएमएच के लिए। फिर हम साथ में बैठे और आए, देख रहे कि पीठ में गोली मारा है और बाह में चाकू, और डॉक्टर बोला डेथ कर लिया। टीचर ट्रेनिंग मोड़ के अंदर गम्हरिया इंडस्ट्रियल एरिया, अभी कुछ पता नहीं है। मुझे थाना प्रभारी आदित्यपुर द्वारा सूचित किया गया कि क्षेत्र के टीचर्स ट्रेनिंग मोड़ के पास एक व्यक्ति की हत्या हुई और बाद में मालूम चला मृतक का नाम देबू दास था, देवव्रत गोस्वामी उर्फ देबू दास था। और इस आदमी की हत्या हुई है करीब 8 बजे सुबह के आसपास। और इस व्यक्ति का आपराधिक इतिहास भी रहा है, मर्डर वगैरह में भी जेल गया है। और इसके जो भी हत्यारे हैं, हमने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। काफ़ी इसके ऊपर डिस्कशन हुआ है थाना प्रभारी से, और हम लोग हर पहलू पर जांच कर रहे हैं कि हो सकता आपसी प्रतिद्वंदिता का अंजाम हो या पूर्व से कुछ दुश्मनी चली आ रहा हो। उसी के में ऐसा प्रतीत होता है कि हत्या हुई है। हम लोग हर पहलू से जांच कर रहे हैं और उम्मीद है कि बहुत जल्द ही इस कांड का खुलासा कर लिया जाएगा। खैर हो रहा है, अभी किसी का नाम नहीं है, लेकिन हम लोग पूछताछ कर रहे हैं तो कुछ बातें खुल रही हैं। आगे जैसा होगा, अब तक तो एक गोली का ही है, एक गोली लगा। हाँ, पीठ पीछे से चक्कू चलने का अभी तक कोई एविडेंस नहीं। बात करते हैं रंगदारी नहीं देने पर युवक को मारपीट कर जख्मी किए जाने की। जमशेदपुर के परसूड़ी थाना अंतर्गत गदरा निवासी अभय कुमार सिंह की कुछ युवकों ने जमकर पिटाई कर दी, जिससे उसका सिर फट गया। अपराधियों ने उसके पैसे भी छीन लिए। घायल अभय ने बताया कि विशाल सिंह एवं रवि साहू ने रंगदारी के लिए उस पर हमला कर उसे जख्मी किया है। परसूड़ी थाना अंतर्गत गदरा निवासी अभय कुमार सिंह ने बताया कि वो अपने घर की ओर जा रहा था, तभी विशाल सिंह एवं रवि साहू ने उससे गाड़ी एवं रंगदारी की मांग की, लेकिन उसने उन्हें गाड़ी या कुछ भी देने से इनकार कर दिया। इसके बाद दोनों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। अभय के अनुसार इसी क्रम में उन्होंने उसके सिर पर पत्थर से वार कर दिया, जिससे उसका सर फट गया। इतना ही नहीं, उन लोगों ने उसकी जेब से पैसे भी निकाल लिए। इसके बाद अभय ने परसूड़ी थाना पहुंचकर इस संबंध में दोनों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। सर, हम घर जा रहे थे, हमसे ये लोग बार बार गाड़ी मांगता है, काम मांगता है कि गाड़ी दीजिए, हमको बाहर लेकर के जाएंगे। हम इन लोगों को गाड़ी नहीं दे सकते। तो ये लोग बीच में मेरे से रंगदारी मांगना चालू किया था। तो उसके लिए कई दिनों से सब हो रहा था, लेकिन उसके बाद हम लोग को बोले कि हम गाड़ी नहीं दे सकते हैं। तो आज भी गाड़ी मांगा। और उसके बाद अभी हम जब जा रहे थे तो ये लोग क्या किया है, पीछे से आया है और बाइक हम खड़ा करके सेविंग कराने जा रहे थे। बाइक खड़ा की है, ये लोग पीछे से आकर के मेरे ऊपर 2 आदमी हमला किए।
पहले मारा, उसके बाद फिर दारू का बोतल उठा करके मेरे ऊपर चलाने के लिए किया। दारू का बोतल गिर गया नीचे। उसके बाद ये लोग पत्थर उठा करके मेरे ऊपर चलाया। कौन? विशाल कुमार सिंह उर्फ बतहा और रवि साहू, ये लोग मेरे ऊपर पत्थर चलाया, पत्थर से मारा। उसके बाद हमारे पॉकेट में पैसा था, पॉकेट से 40,000 रुपया भी निकाल लिया है लोग। इसका कोई कारण ही नहीं है। हम तो घर जा रहे थे, राहड़वाड़ा चौक, थाना परसूडी। जी अभी कर रहे हैं, अभी इंजरी काट के दिए हैं, जा रहे हैं इंजरी बनाने। और अब बात चुनाव पर्यवेक्षक के आगमन से जमशेदपुर बार के चुनाव की बढ़ी सरगर्मी की। जमशेदपुर जिला बार एसोसिएशन के प्रस्तावित चुनाव के पर्यवेक्षक सह राज्य बार काउंसिल के सदस्य राम सुभग सिंह का गुरुवार को अधिवक्ताओं ने माला पहनाकर स्वागत किया। चुनाव प्रभारी के जमशेदपुर पहुंचने से जिला बार में चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। जमशेदपुर जिला बार एसोसिएशन के प्रस्तावित चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में प्रदेश बार काउंसिल के सदस्य सह चुनाव पर्यवेक्षक राम सुभग सिंह गुरुवार को शहर पहुंचे। जमशेदपुर बार के अधिवक्ताओं ने कोर्ट परिसर में चुनाव पर्यवेक्षक का माला पहनाकर व गुलदस्ता सौंपकर स्वागत किया। चुनाव पर्यवेक्षक राम सुभग सिंह ने इस मौके पर पत्रकारों को बताया कि कोरोना के प्रकोप के कारण बार एसोसिएशन का चुनाव नहीं हो पाया है। जमशेदपुर बार एसोसिएशन का चुनाव विगत फरवरी में ही होना था, लेकिन लॉकडाउन के कारण वो फिलहाल एक्सटेंशन पर चल रहा है। उन्होंने बताया कि 2 वर्ष से जिला बार एसोसिएशन का ऑडिट भी नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि वे चुनाव से पूर्व ऑडिट का काम पूरा कराना चाहते हैं ताकि सभी अधिवक्ताओं को इसकी जानकारी दी जा सके। उन्होंने बताया कि जिला बार के चुनाव की तैयारी भी जल्द शुरू की जाएगी। इसे लेकर वे गुरुवार को बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, जिसमें इस पर निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जमशेदपुर बार एवं कोर्ट से संबंधित विभिन्न समस्याओं की जानकारी भी अधिवक्ताओं से मिली है। कोरोना काल के पीरियड में बहुत सारे अधिवक्ता या बहुत सारे जिला में ऐसा हुआ जब चुनाव नहीं हो सका। जमशेदपुर का भी कार्यकाल फरवरी में समाप्त हो गई। इसके बाद ये एडहॉक कमेटी बनाया गया और चुनाव की प्रक्रिया को शुरू करने की आई कि भाई झारखंड में सभी राज्य में जिला में चुनाव हो रहा है तो जमशेदपुर में चुनाव प्रक्रिया शुरू की। क्योंकि जमशेदपुर 2 साल से यहाँ पर स्पेशल रिसीवर के माध्यम से चल रहा है और 2 साल का ऑडिट भी नहीं हुआ है, तो हम चाह रहे हैं कि चुनाव से पहले सभी अधिवक्ताओं के बीच में 2 साल का जो कार्यकाल का बीच में आय व्यय का खर्चा उसका ऑडिट कराकर हम अधिवक्ताओं के बीच में दे दें। चुनाव की प्रक्रिया जितना जल्दी शुरू करें, सब प्रक्रिया करने के बाद झारखंड जमशेदपुर में चुनाव हो। और जमशेदपुर में विगत साल भर से बहुत सी समस्याओं को लेकर अधिवक्ता आपस में, क्योंकि प्रॉपर वे में यहाँ पर एसोसिएशन काम नहीं कर रही थी, उनकी समस्या को भी सुनेंगे। जो समस्याएं वर्तमान है में है उनकी क्या समस्या है उसके लिए सुनेंगे। इसके बाद एडहॉक कमेटी के साथ बैठक कर करके अगली कार्रवाई ऑडिट और चुनाव का कैसे किया जाए इस पर विचार करेंगे। आज 1.5 बजे 2:30 बीच में एडहॉक कमेटी के साथ हम बैठक करेंगे और आगे कैसे चुनाव और ऑडिट की प्रक्रिया यथाशीघ्र हो सके इस पर विचार करके फिर हम चाहेंगे एक बार आओ बैठक के बाद अगर आपकी हमारी मुलाकात हो जाए तो बेटर हो, ताकि हम जो डिसीजन लिए उसके बारे में आपको बता सकें। और अब बात जमशेदपुर में जैक की मैट्रिक व इंटर की परीक्षाएं शुरू होने की। जमशेदपुर में गुरुवार को जैक बोर्ड की मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाएं शुरू हो गई। प्रातः 9:45 से संध्या 5:30 बजे तक 2 पालियों में ली जाने वाली परीक्षा शांतिपूर्वक चली। तय कार्यक्रम के अनुसार पहले दिन वोकेशनल कोर्सेज की परीक्षा सुचारू रूप से व शांतिपूर्वक आयोजित की गई। गुरुवार को पूरे राज्य में जैक बोर्ड द्वारा आयोजित मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाएं शुरू हुई। शहर के सभी परीक्षा केंद्रों पर प्रातः 9:45 से पहली पाली की परीक्षा शांतिपूर्वक आरंभ हुई, जिसमें पहले दिन वोकेशनल कोर्स की परीक्षा ली जा रही है। बता दें कि जिला प्रशासन ने मैट्रिक एवं इंटर की परीक्षा के लिए व्यापक तैयारियां कर रखी है, जिनके अनुरूप परीक्षा का संचालन किया जा रहा है। सभी परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में परीक्षा ली जा रही है, जिसकी एसडीओ संदीप मीणा खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रशासन ने कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन के लिए पर्याप्त पुलिस बल की भी तैनाती की है एवं सभी परीक्षा केंद्रों के 300 मीटर की परिधि में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा भी लागू किया गया है। उधर परीक्षार्थियों में परीक्षा को लेकर काफी उत्साह दिख रहा है। परीक्षा केंद्रों में एक बेंच पर 2 परीक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था की गई है। परीक्षा केंद्रों पर तैनात दंडाधिकारी एवं उड़नदस्ते भी परीक्षा संचालन पर नजर रख रहे हैं। एसडीओ संदीप मीणा ने बताया कि सभी केंद्रों पर सुचारू रूप से एवं शांतिपूर्वक परीक्षा आयोजित हो रही है। अब तक किसी केंद्र से किसी तरह की गड़बड़ी की कोई सूचना नहीं मिली है।
सारी जगह जो है कदाचार मुक्त परीक्षा संचालित हो रही है। सारी जगह पाली से लेकर के सीसीटीवी से लेकर के सारी व्यवस्था पूरी तरीके से हमारे मजिस्ट्रेट और फोर्स प्रेजेंट है। किसी तरीके का कोई इशू नहीं है और यदि कोई इशू आता है तो हम पूरी तरीके से पूरा प्रशासन पूरी तरीके से तैनात है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि टाइमिंग है, बच्चों को पेपर पढ़ने के लिए टाइम दिया जाता है। उसी तरीके से जितने टाइम पहले खोला जाता है पेपर 1 घंटे पहले एग्ज़ाम सेंटर पे आता है, 20 मिनट पहले खुलता है टाइम से, उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होता है। किसी तरीके की ऐसी कोई शिकायत हमें प्राप्त नहीं हुई है। वहीं जमशेदपुर के साक्षी आमबगान स्थित राजस्थान विद्या मंदिर की प्राचार्य सुनीता ने बताया कि उनके परीक्षा केंद्र में शांतिपूर्वक परीक्षा हो रही है। आज वोकेशनल कोर्स की परीक्षा हो रही है। मुख्य परीक्षाएं आगामी 7 अप्रैल से शुरू होगी। वोकेशनल कोर्सेज का सेकेंडरी वोकेशनल कोर्सेज का एग्जाम है। टोटल हमारा जो स्ट्रेंथ है अपियरिंग कैंडिडेट हैं वो 49 है, 45 प्रेजेंट है और 4 एब्सेंट। 3 पेपर वोकेशनल कोर्स का हो रहा है। नहीं, आज ही 3 है और इसके बाद हमारे सेंटर में 2 तारीख को फाइनल जो मेन पेपर शुरू होगा वो 7 तारीख से 7 अप्रैल से। कोविड का जैसे सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया है, दूरी हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। एक बेंच में 2 ही हैं सिर्फ और सैनिटाइजर बच्चों को देते हैं और हाथ से साबुन वगैरह धो करके ये लोग। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।